नमस्कार, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑपरेशन डायनामाइट में। इस वक्त मैं नोएडा के उन ट्विन टावर्स के वर्चुअल रियलिटी सेट पर खड़ी हूं जिसकी दुनिया और देश में इस वक्त चर्चा हो रही है और इसकी खास वजह है भ्रष्टाचार के ये जो दो ट्विन टावर हैं, इसे बनाने में तो 1825 दिन लगे हैं, लेकिन जब ये गिरेंगे तो 12 सेकंड में सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाएगा। सुपरटेक बिल्डर्स के इन दोनों टावर्स के बीच का फासला जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, यानी इस एंड से लेकर उस एंड तक जो फासला है वो सिर्फ 16 मीटर का फासला है। और बड़ी वजहों में ये एक सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि इन दोनों ही टावर्स को गिराने का फैसला किया गया है। अभी आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये मेरे राइट साइड पर एपेक्स टावर है और इसकी 32 मंजिल बनकर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सियान है, इस टावर की 30 मंजिल बनकर तैयार हो गई है। और आपको पता है सुपरटेक कंपनी के तरफ से सारे रूल्स को, सारे नियमों को इसी हाइट से नीचे फेंक दिया गया और दोनों ही टावर को 40 मंजिला बनाने का प्लान इन लोगों ने तैयार कर लिया था। लेकिन इंसाफ की लड़ाई में जीत न्याय की हुई है। पहले हाई कोर्ट से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आ गया और फैसला यह है कि भ्रष्टाचार के इन दोनों ही टावर्स को गिराया जाएगा। बेईमानी से सुपरटेक ने इन दोनों ही टावर्स में, आप यकीन मानेंगे, लगभग 970 फ्लैट्स बना लिए थे, तैयार कर लिए थे और उनमें से 633 फ्लैट्स की 180 करोड़ रुपए में बुकिंग भी इनफैक्ट कर दी थी। टावर्स के बनने में 70 करोड़ रुपए लगे और अब जब ये टावर गिरेंगे तो 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। समस्या बस इतनी भर नहीं है ना, यहां अगर आप देखेंगे तो आबादी घनी है। मेरे राइट हैंड साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कुल मिलाकर अगर पूरे रेडियस को देख लिया जाए तो 5000 लोगों की आबादी यहां पर रहती है, जो इस वक्त बुरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं जब ये बिल्डिंग, ये टावर गिराए जाएंगे, जब ये विस्फोट होगा, उनके घर को, उनके फ्लैट्स को नुकसान तो नहीं होगा। कहीं मलबे से जो धूल उड़ेगी, जो गुबार उठेगा, उससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन अधिकारी ये कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है। आपको पता है इन दोनों ही टावर्स को जब ब्लास्ट किया जाएगा, इसमें विस्फोट किया जाएगा, उसका अमाउंट कितना होगा? 3700 किलो से ज्यादा डायनामाइट इन टावर्स में लगा दिया गया है। बस इंतजार है 28 अगस्त यानी रविवार का, जब दोपहर के ठीक 2:30 पर भ्रष्टाचार के ये दोनों ही टावर जमींदोज हो जाएंगे और आज मास्टर स्ट्रोक में इन्हीं की बात होगी। ये तस्वीरें भले ही प्रतीकात्मक हों, लेकिन नोएडा के सेक्टर 93A में बनी भ्रष्टाचार की दोनों इमारतें ऐसे ही जमींदोज हो जाएंगी। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर का ये वीडियो 8 से 7 साल पहले का है, लेकिन इसमें और नोएडा के सुपरटेक के इन दोनों टावरों में फर्क ये है कि इन टावरों के आसपास बहुत बड़ी संख्या में रिहाइश है। इन टावरों के आसपास 1500 परिवारों के करीब 8000 लोग ऐसे हैं जिन पर इनका सीधा प्रभाव हो रहा है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है ATS है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। दावा है कि तैयारी पूरी है। 28 अगस्त को ये दोनों टावर गिराए जाएंगे। दोपहर में ठीक 2:30 बजे टावर गिरेंगे। 100 मीटर दूर से विस्फोट होगा और सिर्फ 12 सेकंड में दोनों बिल्डिंग जमींदोज हो जाएंगी। आसपास रहने वाले फ्लैट सुबह सुबह खाली हो जाएंगे। 500 से 700 मीटर के दायरे में विस्फोटक जोन बनाया गया है। विस्फोटक जोन में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगा, जबकि नोएडा एक्सप्रेसवे में भी 2 से 3 बजे के बीच ट्रैफिक बंद रहेगा। किसी हादसे की स्थिति में 2 अस्पतालों को स्टैंड बाई रखा गया है। एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं
लगभग 10 से 12 सेकेंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो सीएनडी वेस्ट है, लगभग 80,000 टन सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 50 से 55,000 टन यहीं पे साइट पे यूज हो जाएगा फिलिंग में। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इन सोसाइटीज में रहने वाले लोगों की है, जिनके घरों से शीशे टूटने का पूरा खतरा है। धूल से बचाने के लिए इन घरों को बड़े बड़े जियो फाइबर की शीट से ढक दिया गया है। उधर दोनों टावरों के आसपास ऐसे गड्ढे भी बना दिए गए हैं ताकि इनका कुछ मलबा इन गड्ढों में भी गिर जाए। दोनों ट्विन टावरों को लगभग 3700 किलो विस्फोटक की मदद से जमींदोज किया जाएगा और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सारी तैयारियां जो हैं इसको गिराने के लिए, इसको ध्वस्तीकरण करने के लिए पूरी हो चुकी हैं। पूरी बिल्डिंग को जो है जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढक दिया गया है। साथ ही अगल बगल की जो सोसाइटी हैं, जो रिहायशी सोसाइटी हैं, उनको भी जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढक दिया गया है। यहाँ चुनौती इस बात की है कि इन टावरों के आसपास की रिहायशी आबादी को कैसे बचाया जाए ताकि उनके फ्लैट या घरों को भी नुकसान न पहुंचे। नोएडा में भी उम्मीद है कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा। ये अपने आप में अनोखी घटना होगी, क्योंकि ऐसी घटनाओं में इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया के 5 बड़े मानवीय विस्फोटों में से एक ये विस्फोट इस वक्त माना जा रहा है। देश विदेश के बहुत से एक्सपर्ट्स की नज़र इस वक्त ट्विन टावर ब्लास्ट पर मौजूद है, बनी हुई है, और इसीलिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इमारत जमींदोज होगी तो कैसे होगी। मेरी सहयोगी रोमाना इस वक्त मौजूद हैं, जो बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर पर हैं, और आपको विस्फोटक लगने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो समझाएंगी और ये दिखाएंगी कि कैसे एक बटन से जस्ट 1 क्लिक और ये गगनचुंबी इमारत धूल का गुबार बन जाएगी। रोमाना। तो दोनों इमारतों के एक एक कॉलम पर एक्सप्लोजिव फिट किया गया है। इसकी प्रक्रिया क्या है ये समझिए आप। सबसे पहले कॉलम में ड्रिल करके एक होल बनाया जाता है। ये ड्रिल मशीन के जरिए ये जो कॉलम है इसमें होल बनाया जाता है, और फिर होल में सबसे पहले तो विस्फोटक भरा जाता है। देखिए विस्फोटक भरा जाता है, इसके बाद इसी होल के अंदर डेटोनेटर डाल दिया जाता है, और अगर फिर जगह बचती है तो उसमें फिर से जो विस्फोटक है वो भर दिया जाता है। इसके बाद ये जो होल है इसको बंद करने के लिए बाहर से कैप लगा दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को कैपिंग की प्रक्रिया बोलते हैं, जिससे ये होल का मुंह बंद कर दिया जाता है। अच्छा, एक पिलर जो है उसमें 4 से 5 होल्स किए गए, और हर होल में 40 से लेकर 120 ग्राम तक जो एक्सप्लोजिव है, जो विस्फोटक है, वो भरा गया है। यही प्रक्रिया सारे पिलर्स में अपनाई गई है, और दोनों इमारतों में कुल मिलाकर 9,642 होल्स हैं, जिसमें विस्फोटक भर दिया गया है, डेटोनेटर्स लगा दिए गए हैं। और आइए अब मैं आपको इस इमारत से बाहर लेकर चलती हूं। तो अब हम ट्विन टावर के ठीक सामने आकर खड़े हो गए हैं, जहां से ये जो ब्लास्ट की प्रक्रिया है इसको अंजाम दिया जाएगा। अब जो शुरुआती 4 सेकंड है उसमें होगा क्या? प्राइमरी फ्लोर पर ब्लास्ट किया जाएगा। प्राइमरी फ्लोर यानी जिसमें ये पूरा काले रंग का कपड़ा बंधा हुआ आप देख रहे हैं, यही प्राइमरी फ्लोर है, और इस फ्लोर में 100% कॉलम्स पर विस्फोटक जो है वो लगाया गया है। और जिसमें आपको ये आधा बंधा हुआ कपड़ा दिख रहा है, ये है सेकेंडरी फ्लोर। इसके 60% कॉलम्स पर एक्सप्लोजिव लगाया गया है। ऊपर जो हमने डेटोनेटर के तार आपको दिखाए थे, वो सारे के सारे तार यहां पर आकर जुड़ रहे हैं। ऐसे करीब 20,000 डेटोनेटर्स के तार, बिल्डिंग से फासला जो है वो करीब 100 मीटर का इस सेंट्रलाइज सिस्टम का, जिससे ये तार कनेक्टेड, यहीं से एक ट्रिगर दबेगा और फिर ब्लास्ट हो जाएगा।
नोएडा की भ्रष्टाचार की इमारत गिरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साइंस, मैथ्स और इंजीनियरिंग के बेजोड़ गठजोड़ का यह कारनामा होने जा रहा है। करीब 100 मीटर ऊंचे दो टावरों को ऐसे कंट्रोल्ड विस्फोट से गिराना कोई छोटा काम नहीं है। इसीलिए इस प्रक्रिया में हर काम परफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले छोटा टावर गिरेगा, जब उसके 60% हिस्से में विस्फोट हो जाएगा तो फिर दूसरे टावर यानी कि एपेक्स में पहला विस्फोट होगा। दोनों इमारतों में विस्फोट होने में करीब 9 सेकंड का वक्त लगेगा और पूरी तरह से इमारत ध्वस्त होने में 12 से 13 सेकंड लगेंगे। ब्लास्ट के समय उस जोन में सिर्फ 6 लोग रहेंगे, जिनमें 3 ब्लास्टर हैं, 1 पुलिस ऑफिसर और 2 प्रोजेक्ट मैनेजर। ये 6 लोगों की टीम बिल्डिंग से करीब 100 मीटर की दूरी पर रहेगी। उसके अलावा कोई भी उस एरिया में खड़ा भी नहीं हो सकता। ब्लास्ट होने के 10 मिनट के बाद ये टीम अंदर जाएगी और फिर चेक करेगी कि कहीं कोई लाइव एक्सप्लोसिव तो नहीं है। ब्लास्ट को लेकर के नोएडा ही नहीं पूरे देश का, पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो आप पर टिकी हुई हैं। हम जानना चाहेंगे कि ब्लास्ट का पैटर्न क्या होगा। अभी आप 2 बिल्डिंग्स देखते हो तो पहले सियान आती है जो छोटी बिल्डिंग है। सो जब तक तकरीबन 60% सियान के एक्सप्लोसिव इग्नाइट हो चुके रहेंगे, उसके बाद अपेक्स का फर्स्ट एक्सप्लोसिव इग्नाइट होगा। सो आप जब फॉल देखोगे, सियान आपको पहले नीचे आते हुए दिखेगा और उसके बाद अपेक्स दिखेगा। ये दिस इज़ अगेन अ डिज़ाइंड डिलेड डिटोनेशन हम लोग बोलते हैं। ये डिज़ाइन किया गया हुआ है सो दैट जो वाइब्रेशन ज़मीन पे आने हैं वो रिड्यूस करे। ये 17 मिलीसेकेंड से लेकर 200 मिलीसेकेंड तक का डिले हमने पूरे बिल्डिंग में डिप्लॉय किया है। टावर के गिराए जाने के बाद लोगों को बिना इजाजत अपार्टमेंट में नहीं जाने दिया जाएगा। टावरों को ढहाने के बाद सीबीआरआई की टीम आसपास के टावरों का परीक्षण करेगी। इन टावरों में अगर कोई कमी नहीं पाई गई तभी लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी। सबसे पहले लिफ्ट की जांच की जाएगी, इसके बाद बिजली और पानी और गैस कनेक्शन की जांच की जाएगी। टावर के पिलर समेत अन्य जांच पूरी होने के बाद ही लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी। टेक्निकल टीम मतलब क्या देख जो आफ्टर द ब्लास्ट वो लोग जाके कुछ लाइव एक्सप्लोसिव दिख नहीं रहे ऊपर, कोई डैमेजेस हुआ है कि नहीं, एंड वेदर इट इज़ सेफ स्ट्रक्चरली टू कम इनसाइड अगेन इट इज़ सेफ, और कोई मेजर क्या डैमेज हुआ है अगर हुआ है तो वो जाके एक बार जस्ट फिजिकल मुआयना करके एक 15 मिनट का वो राउंड रहता है। और फिर हमारा मेजर कंसर्न है एक्सप्रेस वे को खोलना। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। व्हेन दे डिक्लेयर ऑल ओके, सो पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस हाईवे ओपन हो जाएगा। लेकिन सवाल उस धूल और मलबे का भी है जो इन टावरों से निकलेगा। ये कहा जा रहा है कि टावर गिरने से जो धूल निकलेगी वो बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। इमीडिएटली उसके बाद वो बिकॉज स्प्रेड आउट हो जाएगा। वाटर टैंकर्स, स्मोक गन्स यहाँ पे अथॉरिटी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स रहेंगी। पूरा सैनिटेशन स्टाफ जो एडिक्वेट होगा इस एरिया की क्लीनिंग के लिए वो नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगाया जा रहा है। तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लेकिन जो भी रहेगा उसको मिनिमाइज किया जा रहा है। अनुमान है कि 50 से 80 हजार टन मलबा यहाँ से निकल सकता है, जिसे पूरी तरह से हटने में कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है। कितना टाइम लगेगा आप लोगों को ये डिब्रीज हटाने में, ये मलबा हटाने में? अप्रॉक्सीमेट 3 महीना इज़ व्हाट वी एस्टिमेट, बट इट ऑल डिपेंड्स हमको कैसे काम करने मिलता है। हमने सोसाइटी से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जितना उनका सपोर्ट हमको रहेगा, बिकॉज परेशानी रहेगी, आवाज़ की परेशानी 100% रहेगी। सो उनका सपोर्ट होगा तो हम जितना जल्दी कर सके। ट्विन टावर को गिरने में महज 12 सेकंड का वक्त लगेगा। आप जानते हैं इतने बड़े टावर के गिरने से बहुत बड़ी मात्रा में मलबा भी इकट्ठा होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस टावर के एक हिस्से में मैं खड़ी हूँ, ये गगनचुंबी इमारतों के एक हिस्से में मैं खड़ी हूँ, यही ध्वस्त होने वाला है। और जब ये ध्वस्त होकर जमींदोज होकर वहाँ ज़मीन पर पहुँचेगा तो ये मलबा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि लगभग 4 से 5 मंजिल वो इकट्ठा होकर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। और इस मलबे को हटाने के लिए लगभग 1300 ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और अनुमान ये लग रहा है कि मलबा 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में नहीं, 90 दिन का वक्त लगेगा इस मलबे को साफ करने में। और डेमोलिशन एक्सपर्ट्स जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, उनके मुताबिक करीब 4000 टन लोहा और स्टील भी इस मलबे से निकलने वाला है। और इसकी जो लागत है इसे ध्वस्त करने की, वो लगभग 17.5 करोड़ की बताई जा रही है। दोनों टावर जो हैं 17.5 करोड़ में ध्वस्त किए जाएंगे।
ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये जो आसपास के आप इलाके को देख रहे हैं, यानी ये जो हाउसिंग सोसाइटी आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर बसे लोगों के मन में बहुत डर है, आशंका है कि उनके घरों को कहीं नुकसान तो नहीं होगा। ट्विन टावर के जो अगल बगल के इलाके हैं, यानी ये वो तमाम इलाके, ये ATS है, यहाँ पर कहा जा रहा है सुपरटेक की भी सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है, और एमरल्ड कोर्ट, और लगभग 5000 की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। और इन इलाकों में बसे उन तमाम लोगों को 28 तारीख को अपने अपने घरों को खाली कर देना है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों को न सिर्फ अपने घरों को खाली कर देना है, बल्कि 2500 से अधिक जो गाड़ियां इनके यहाँ पर मौजूद है उनको अलग जगह पर पार्क करना है। बॉटनिकल गार्डन वो इलाका है जहां पर इनकी गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। 28 अगस्त को करीब 1 घंटे के लिए, सिर्फ इस सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ से अगर आप सीधे देखेंगे तो आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिखाई देता है। सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों को साफ तौर पर वहाँ का वो फ्लाईओवर के साथ साथ वो जो एक्सप्रेसवे है वो नज़र आता है। वो एक्सप्रेसवे 1 घंटे के लिए बंद रहने वाला है। ट्विन टावर के आसपास जितनी भी ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके वहाँ बसे लोगों के मन में ये डर है कि ये जो भारी भरकम टावर गिराए जाएंगे, इतनी तादाद में जो विस्फोटक का इस्तेमाल होगा, उससे ऑब्वियस सी बात है कंपन पैदा हो सकती है, और इस कंपन से उनके घरों को नुकसान क्या हो सकता है। ABP न्यूज़ ने आसपास के लोगों से इसी बारे में बात की है और उनके मन में जो शंका है, जो डर है, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप देखिए। ट्विन टावर 28 अगस्त को इतिहास बन जाएंगे और विस्फोटक विशेषज्ञों की दुनिया में एक केस स्टडी भी। इन टावर्स को गिराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनसे सटी हुई खड़ी हैं ये 2 सोसाइटी, जिन पर सफेद कपड़ा टांग कर मलबे से बचाने का बंदोबस्त किया गया है। सुरक्षा के बंदोबस्त तो पूरे हैं, लेकिन सुपरटेक एमराल्ड में रहने वाले लोगों के मन में अभी भी थोड़ा डर बना हुआ है। उनको डर है कि ट्विन टावर में ब्लास्ट के दौरान नजदीक बनी सोसाइटी में कंपन ज्यादा होने के कारण कहीं भारी नुकसान न उठाना पड़े। डर तो है ही, और लेकिन हम समझते हैं ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी एक भय का माहौल तो है थोड़ा सा। क्या होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये, और इंडिया में तो लगता है इसमें भी टावर कभी गिरा ही नहीं। हम लोगों को कहा गया है 28 तारीख को सुबह 8 बजे तक ज़रूर खाली कर देना है, क्योंकि लाइट भी शायद कट कर दी जाएगी और गैस कनेक्शन भी IGL ब्लॉक करेगा। तो हम लोग 28 सुबह या 27 शाम को चले जाएंगे। 28 अगस्त को सुबह सुबह इन सोसाइटी में रहने वाले परिवारों को घर खाली करने होंगे, अपने वाहन सोसाइटी से निकालने होंगे। नजदीक की पार्श्वनाथ सोसाइटी में लोगों के दिन काटने का इंतजाम किया गया है। तो हम लोग रेजिडेंट से शेयर कर रहे हैं कि कैसे हमें खाली करना है, और लास्ट में हमारे जो टास्क फोर्स है सिक्योरिटी की, आफ्टर क्लियरेंसेस की सब चीज़ें मतलब एवैक्यूएट हो गए रेजिडेंट्स एंड ऑल सर्विसेज को लिफ्ट्स क्लोज करके, देन फाइनली दे विल गिव ए क्लियरेंस। अपने घरों में नुकसान की आशंका से लोग डरे हुए हैं, लेकिन एडिफिस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता का कहना है कि नुकसान होने की आशंका ना के बराबर है। नोएडा सिटी के अंदर 4 रिक्टर स्केल के ऊपर कभी भी अर्थक्वेक आया नहीं है, और नॉर्मल आता है 1.5, 2, 2.25, 2.5 तक पहुंचता है। इतना मैसिव कभी तक आज तक मतलब अनुमानित नहीं है, ना आया है। तो वो उसमें जो वाइब्रेशन होती है, ये बिल्डिंग गिरने के समय उसकी 10% वाइब्रेशन भी नहीं होगी। ये CBRI भी अप्रूव करेगा, और हमारी IIT मद्रास से जो टीम आएगी वो भी अप्रूवल देगी इसकी। इतनी विशाल इमारतों के गिरने से कंपन होना तो स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी धूल का गुबार। दुनिया भर में विस्फोट से गिराई जाने वाली इमारतों से उठने वाले धूल के गुबार को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक बड़े इलाके में अंधड़ जैसे हालात होंगे। इतने जबरदस्त धूल के गुबार से हवा की क्वालिटी कई दिन तक खराब रहने के आसार हैं। आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी होगी। धूल से होने वाले नुकसान से बचने के लिए डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, वो सुनिए।
खास करके जो 2.5 pm से कम के साइज के जो कण होते हैं वो हमारी बॉडी में बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आंख में जाएंगे तो आंखों में जलन है, रेडनेस है, इचिंग है, वाटरिंग है कर सकती है। नाक के अंदर जाएंगे तो नजल ब्लॉक है, नेजल कंजेशन है, एलर्जिक राइनाइटिस है, गले में इचिंग है, सोर थ्रोट है, कफ है, या जो अस्थमा के पेशेंट है उनको सांस की दिक्कत हो सकती है। एडिफिस के इंजीनियरों का दावा है कि धूल का गुबार आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन सोसाइटी के लोगों के मन में ये डर भी है कि उनकी खिड़कियों के शीशे और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंच सकता है। टावर गिरने से कई दिन पहले से ट्विन टावरों से सटी इन सोसाइटियों में रहने वाले लोगों के मन में डर है, और ये डर तब तक बना रहेगा जब तक अपने सही सलामत घरों को न देख लें। और आपको ये बता दें कि एबीपी न्यूज़ की पूरी तैयारी है। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। संडे का वो दिन 2:30 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहली मर्तबा होगा और आपके लिए टाइमर बाकायदा हम चला रहे हैं। ध्वस्त होने में 64 घंटे 59 मिनट और कुछ सेकंड बचते हैं, और ये धीरे धीरे घड़ी का काटा आगे बढ़ रहा है। और जैसे हम मास्टर स्ट्रोक में आगे बढ़ रहे हैं, युद्ध का दूसरा मोर्चा खुलने की आशंका का विश्लेषण करने के लिए, सारी दुनिया को ये आशंका है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान भी आत्मरक्षा की तैयारी में जुट भी गया है। चीन और ताइवान के बीच अगर युद्ध होता है तो ताइवान का सबसे पहला रक्षा मोर्चा होगा किनमन द्वीप। ये वो द्वीप है, ये वो आइलैंड है जिस पर चीन की सेना का घमंड ताइवान 3 बार चूर कर चुका है। ये सामरिक लिहाज से ताइवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस द्वीप की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें ताइवान जलडमरू मध्य के बीच खिंची लाइन को ताइवान और चीन के बीच की सीमा रेखा यानी मीडियन लाइन आप कह सकते हैं। ताइवान का किनमिन द्वीप जो है वो मीडियन लाइन के पार चीन के बहुत नज़दीक है। ये चीन के फुजियान प्रांत से सटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। फुजियान का श्यामेन शहर यहाँ से साफ साफ दिखता है। इस द्वीप पर ताइवानी सेना की बहुत अहम स्ट्रेटेजिक तैनाती है। इस द्वीप पर ताइवान की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, और अगर चीन ने युद्धपोत इस्तेमाल किए ताइवान की तरफ बढ़ाए तो सबसे पहले इसी द्वीप पर तैनात सेना की टुकड़ियां उसके रास्ते में रुकावट खड़ी कर देंगी। अगर चीन ताइवान की तरफ बढ़ता है तो किनमिन द्वीप पर ताइवान की टुकड़ियां सेना को अलर्ट कर देंगी, और ये जानकर हैरत होती है कि ताइवान का कब्जे का इरादा रखने वाला चीन, उसकी सेना किनमिन द्वीप पर कब्जा अब तक बताइए क्यों नहीं कर पाई है। इसका द्वीप का जो इतिहास है, भूगोल है, सामरिक स्थिति है, वो समझने के लिए किनमिन द्वीप से एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट जो है बहुत दिलचस्प आपको देखनी चाहिए। ताइवान ने उस द्वीप पर डेरा जमाया। जहां चीन को 3-3 बार हराया। चीन के खिलाफ ताइवान के पहले मोर्चे से एबीपी की ग्राउंड रिपोर्ट। चीन के बहुत नजदीक इस द्वीप पर ताइवानी सेना की टुकड़ियां चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यहां से चीन का श्यामेन शहर साफ दिखता है। चीन की ताकत से मुकाबले में ताइवान की चुनौती का अगर कोई पहला मोर्चा है तो वो ये जगह है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये ताइवान का किनमेन द्वीप है, जहां से चीन की दूरी महज चंद किलोमीटर की है।
यानी मेरे पीछे नजर आती इमारतें जो आप देख रहे हैं वो चीन का श्यामिन शहर है। इस दूरी को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ताइवान के खिलाफ चीन ने कोई सैन्य कार्रवाई की या हमला बोला तो पहला वार और पहला धमाका इसी जमीन को झेलना होगा। लेकिन किनमेन में रहने वाले ताइवानी लोग खौफ में नहीं बल्कि तैयारियों में जीते हैं और इसका नजारा समंदर के किनारे इस जंगी मोर्चाबंदी को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। ये वो द्वीप है जिस पर चीन ने 3 बार कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मिली सिर्फ हार, क्योंकि इस द्वीप पर ताइवान की मोर्चेबंदी और रणनीति ने चीन के हौसले बार बार पस्त किए हैं। किनमेन का यह द्वीप बीते 70 सालों से भी ज्यादा वक्त के दौरान चीन और ताइवान के बीच जंग का अखाड़ा रहा है। समंदर के किनारे लगे लोहे के ये स्पाइक्स दरअसल एंटी लैंडिंग गार्ड्स हैं, जो चीन की किसी भी एम्फीबियस लैंडिंग का रास्ता मुश्किल बनाने के लिए लगाए गए हैं। साथ ही समंदर के किनारे लोगों के बचाव के लिए बनी सुरंगों से लेकर यहां मौजूद हथियारों की मोर्चाबंदी ये बताती है कि ताइवान के लिए और किनमेन के लिए यह खतरा कितना बड़ा और कितना गंभीर है। इस द्वीप का इतिहास चीन की दादागिरी को चूर-चूर करने का रहा है। चीन में कम्युनिस्ट सेना से हार के बाद नेशनलिस्ट सेना के लोग इस द्वीप पर आ गए। 1949 में चीन की कम्युनिस्ट सेना ने नेशनलिस्ट सेना के लोगों को द्वीप से खदेड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा। 1954-55 में चीन ने फिर किनमेन पर गोलाबारी की, लेकिन जीत नहीं पाया। 1958 में हमला करने पर भी चीन को हार मिली। 44 दिनों तक बम बरसाने के बाद भी चीन इसे जीत नहीं पाया। चीन के खतरे से मुकाबले में ताइवान की तैयारियों का एक अहम पहलू है उसकी सेना के बनाए हुए बंकर्स और टनल्स का पूरा जाल। इस वक्त हम चीन से महज कुछ किलोमीटर के फासले पर किनमेन द्वीप के ऐसे ही एक टनल में हैं, और ये टनल ताइवान की फौज ने बरसों पहले बनाया था। मजबूत ग्रेनाइट पत्थर को काटकर इस तरीके के टनल्स का पूरा जाल ताइवान में मौजूद है, और इस किनमेन द्वीप के जायशान टनल को आज भी बरसों बाद इस हालत में रखा गया है कि जरूरत पड़ी तो इसके जरिए न केवल ताइवान की फौज अपने सैनिकों तक रसद पहुंचा सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों को यहां पर सुरक्षित भी रखा जा सके। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ताइवान में ये टनल्स का पूरा जाल बनाया गया है और अंदर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जायशेन टनल का ये जाल इस तरह से बनाया गया है कि ताइवान की सेना समंदर के अंदर बिना चीन की नजर में आए हमला कर सके। ताइवान के किनमेन द्वीप में जायशान नाम की इस टनल को, इस सुरंग को यू के आकार में बनाया गया है। फौजी इस्तेमाल के वक्त यहां पर लैंडिंग बोट्स आया करती थीं और अंदर ही अंदर उन्हें सामान, रसद, गोला बारूद भरने के बाद अंदर ही अंदर उन्हें वापस समंदर में पहुंचाया जा सकता था। इससे न केवल समय बचता था बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित होती थी। अब इस सुरंग का फौजी इस्तेमाल हालांकि बंद कर दिया गया है, लेकिन इसे इस हालत में रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर फौज इसे अपने कब्जे में ले सके और साथ ही इसका इस्तेमाल भी तेजी से शुरू कर सके। 3 बार इस द्वीप पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कब्जा करने में नाकाम रही और ये द्वीप ताइवान की आजादी का सबसे बड़ा रखवाला है। यही बात इसे चीन का टारगेट नंबर 1 बनाती है। युद्ध की आशंकाओं के बीच किनमेन में फौजी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमान और उसके ड्रोन लगातार हदें लांघने की कोशिश करते हैं। साथ ही चीन के जहाज और उसकी निगरानी नौकाएं करीब से गश्त लगाने की कोशिश करती हैं। कुछ दिनों पहले ही चीन के सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जो इसी किनमेन द्वीप पर ताइवानी सेना की निगरानी पोस्ट पर तैनात फौजियों की तस्वीर लेने का था। हालांकि धमकाने की इन तमाम कोशिशों के बावजूद ताइवानी सेना पूरी धमक के साथ यहां खड़ी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।